डमड 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ये है हमारी हुडी और यह है शिव जी के तांडव रूप का वर्णन करने वाली हुडी है, जिसको आप हमारे अर्पण मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं। और क्या है अर्पण पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। यह आपको बताती है सारे धर्मों और मजहबों का, विशेषकर धर्मों और मजहबों के बीच का अंतर एक वैज्ञानिक नैरेटिव में। और ये पुस्तक अब अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको मैं एक बार फिर से ले चलता हूं डॉक्टर एस जयशंकर के पास। और क्यों ले चलता हूं? क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसी बात कह दी जो हमारे पिछले 70 साल की पूरी फॉरेन पॉलिसी को एक झटके में उलट देती है। वैसे तो हमें उसके लक्षण बहुत दिनों से दिख रहे थे, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत गूढ़ है, गहरी है। क्या कहा था उन्होंने? अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं अपना दूसरा गाल आगे कर देने को बहुत भारी और बड़ी स्मार्ट रणनीति समझते थे। जी हाँ, उनका पूरा का पूरा जो संकेत था वो मनमोहन सिंह की ओर था, जो 26/11 के बाद में चुपचाप बैठे रहे। और आज जो है वो थॉमस फ्राइडमैन जैसे लोग जो हैं यूएस में बैठे हुए, वो कह रहे थे जब इज़राइल ने हमास के एक्शन के विरुद्ध जब उसने आक्रमण किया गज़ा के ऊपर, तब थॉमस फ्राइडमैन का लेख था। और थॉमस फ्राइडमैन के लेख में उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद किया वो बहुत ही एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय था। उसको लेके भाई हमारे पूरे जो पंचमक्कार तत्व हैं वो लेके उड़ गए कि देखो 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 थॉमस फ्राइडमैन ने कह दिया। तो आप जानते हैं कि इनको तो केवल एक पश्चिम के किसी छोटे-मोटे इंटेलेक्चुअल का या बड़े इंटेलेक्चुअल का, भाई थॉमस फ्राइडमैन तो नोबेल प्राइज़ विनर है, तो किसी बड़े इंटेलेक्चुअल की अगर थपकी मिल जाए तो इनको बस लगता है कि जैसे इनका जीवन जो है वो पूरी तरह से सफल हो गया। तो वो थॉमस फ्राइडमैन को लेके, और मैं तो आपको बताता हूँ हमारे सिविल सर्विसेज ग्रुप में भी इसके ऊपर बड़ी चर्चा होने लगी और लोग इसी तरह की बातें करने लगे कि भाई ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अरे मैं क्या मूर्खता की बातें करते हो? हमास का चार्टर पढ़ लो भाई। हमास का चार्टर क्या कहता है कि हमास का चार्टर जो है उसको, फ्रॉम लैंड टू द सी इज़राइल शैल बी फ्री। ये उसका जो है वो चार्टर है। इसका मतलब ये है कि उसको, और उसमें ये भी कहता है कि भाई हदीस में कहा गया है कि जब तक एक एक यहूदी ख़त्म नहीं हो जाता दुनिया से, तब तक आखिरत नहीं आएगी। और वो तो बैठे ही आखिरत के इंतज़ार में। आपको पता है उनके लिए कोई जीवन का मूल्य थोड़ी है, उनके लिए तो मृत्यु के बाद का जो जीवन है काल्पनिक, उसका अधिक महत्व है। तो इसी प्रकार से जो हमारे जो पूर्व की जो सरकार थी और उसके पूर्व का वो जो पूरा का पूरा जो नेहरूवियन डिस्कोर्स था, 1962 का जो युद्ध था, वो भारत क्यों हारा था? भारत के हारने का मुख्य कारण ये था 1962 के युद्ध में कि भारत ने अपनी वायुसेना का प्रयोग ही नहीं किया। चीनी घुस आए, बैठे रहे तवांग में, अपने फोर्टिफिकेशंस बनाते रहे, अपने मोर्चे बनाते रहे, अपनी सेनाएँ लाते रहे। और हमारे भाई साहब जो थे वो कहते थे, "अरे! नहीं, 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 एयरफ़ोर्स नहीं यूज़ करनी। एयरफ़ोर्स यूज़ करेंगे ना तो मामला जो है वो बढ़ जाएगा, एस्केलेट हो जाएगा।" तो उन्होंने आपको रगड़ के तेजपुर तक भेज दिया। तेजपुर के बाहर पहुंच गए चीनी, और हमारे भाई साहब ने क्या कहा कि भाई खाली कर दो अपर असम। माय हार्ट गोज आउट टू माय असमीज ब्रेदरन। अपना दिल जो है वो असमियों को दे के, और उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री की। और बाद में जब मानेक शाह वहां गए और मानेक शाह ने जाके और वापस पूरा एरिया रिक्लेम करना शुरू किया, तो नेहरू जी ने कहा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे रे 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 रे, मैं थर थर कांप रहा हूँ, इससे गड़बड़ हो जाएगी।
मानेक शॉ ने कहा, मुझको हटा दो, मैं जब तक हूँ तब तक यही करूँगा। दुर्भाग्य की बात ये है कि जो सैम बहादुर वाली जो पुस्तक आई है ना, उसमें ये सारी चीज़ें गायब हैं। उसमें इनका कोई उल्लेख नहीं है और उल्लेख इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जो है फिर वो नेहरू और इंदिरा जो हैं, वो दिखाई देता है कि कितनी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। इंदिरा ने उठा के 93,000 सैनिक दे दिए बिना कोई चीज़ बार्गेन में लिए हुए। अरे वॉर क्रिमिनल ट्रायल आरंभ करवा देते बांग्लादेश के ऊपर, ये पैरों पड़ते और जो भी मांगते पूरा का पूरा पीओके दे के जाते। इतनी बुद्धि नहीं, क्या कर सकते हैं? तो इसको जो है वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी समझा जाता था कि भाई दूसरा गाल आगे कर दो, अगर उसने एक गाल पे आपके झापड़ मारा है तो। तो जयशंकर जी ने एक झटके में वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो ख़त्म कर दी, साफ-साफ कह दिया, कम्युनिकेट कर दिया गया है अमेरिका को कि हमें पता है कि ये जो पुन्नू है, ये आपकी सीआईए की एक एसेट है। और इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो थोड़ा समझ-बूझ के कीजिए। इसको थोड़ा-सा लीक भी कर दिया गया। लोगों को पता भी चल गया कि ये कम्युनिकेशन हो गया है। पहले तो उनको कहा गया था। उनको आमने-सामने की बात में कहा गया था। अब ऐसा समाचार है, सूत्र ये कह रहे हैं कि इसको राइटिंग में कम्युनिकेट कर दिया गया है। और ये भी जो एक्शन जो पाकिस्तान ने किया है, उसके संदर्भ में जो ये जयशंकर जी ने कहा है, ये साफ-साफ संकेत है कि सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 तो अब होगी। साफ-साफ कह दिया भई, इससे साफ और क्या कह सकते हैं कि हम दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे। मतलब अगर हमारे गाल पे एक तमाचा मारोगे तो हम पलट के 4 तमाचे मारेंगे तुम्हारे। जिस प्रकार से जम्मू में ये आरंभ किया है, जम्मू पुंछ राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक्शन किया है और एक्शन करने के पीछे जो उनका प्लान है वो ये है कि भई हमारा जो डिप्लॉयमेंट है लद्दाख में उसको डिस्टर्ब करें, वहाँ से कुछ सेनाएँ हम निकाल के यहाँ पे रीडिप्लॉय करें, लेकिन वो होगा नहीं। हमारे पास बहुत रिज़र्व्स हैं, हम दूसरे रिज़र्व्स को लाकर यहाँ काम निकाल लेंगे। लद्दाख में वो थिन आउट नहीं होगी। चाइना का कोई भी प्लान है इस तरह का कि लद्दाख में सेनाओं को थिन आउट करा दे, वो सफल नहीं होने वाला। यहाँ पर फोर्टिफिकेशन होगा तो इंटीरियर में बहुत सारी सेनाएँ हैं, रिज़र्व में वो यहाँ आ जाएँगी। और साथ में जयशंकर जी चले गए हैं रूस और रूस से बात कर रहे हैं किस बात पर? ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे हैं, सामरिक मामलों की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? और तेल की बात तो होगी, जब ट्रेड की बात है तो ट्रेड मतलब तेल में ट्रेड। भाई देखिए, यूक्रेन युद्ध का किसी और को लाभ हुआ हो या ना हुआ हो, भारत को तो इसका अत्यधिक लाभ हुआ और भारत को सबसे सस्ता तेल 10-10, 20-20, 25-25% के डिस्काउंट पे मिला है। भारत ने कोई 2 250 300 बिलियन डॉलर बचा लिए हैं और भारत का जो करेंसी रिज़र्व है, वो फिर से 600 बिलियन डॉलर पर पहुँच गए। अब यूक्रेन जो है वो किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं दिख रहा है पश्चिमी देशों को और यूनाइटेड स्टेट्स को। नेटो का मतलब ही यूनाइटेड स्टेट्स है, तो अमेरिका वहाँ से भागने की कोशिश अब करेगा कुछ दिनों में। ज़ेलेंस्की का तो ये हाल है कि वो कह रहा है कि भाई मुझको तो अब देखो एड-वेड नहीं देते हो, पहले तो बिलियंस ऑफ डॉलर में देते थे, इस बार गए तो उसको 200 मिलियन डॉलर टिपका दिए। अभी 200 मिलियन डॉलर क्या होता है? भारत तो यूँ ही 200 मिलियन डॉलर ग्रांट में दे देता है बांग्लादेश और श्रीलंका को। तो जयशंकर जी का जो नया डॉक्ट्रिन है कि भैया तमाचा किसी का हम नहीं सहेंगे, गाल दूसरा मनमोहन सिंह की तरह आगे नहीं करेंगे। यह एक बहुत ही गंभीर पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट है। एक ये नीतिगत घोषणा है और इस नीतिगत घोषणा का प्रभाव अब हमें शीघ्र ही देखने को मिल सकता है। मैं तो ये कहूँगा, आज मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि ये 3.0 तो होके रहेगा। अब ये चीन और अमेरिका मिलके ये क्यों करा रहा है?
मुझे तो ये लगता है कि इनका जो पूरा का पूरा प्लान था कि 2024 का इलेक्शन डीरेल कर दो, उसको 2023 के जो राज्यों के चुनाव हुए हैं, उससे बहुत धक्का लगा है। और विक्टोरिया, न्यूलैंड वगैरह जिनका सारा एक प्रकार से पूरा का पूरा करियर इसी बात पर टिका हुआ था कि मोदी को हटाना है, तो वो मोदी तो छोड़ो, वो हसीना वाजेद को ही नहीं हटा पा रहे। बांग्लादेश में इंटरफेयर किया तो बांग्लादेश में मोदी ने हसीना को सपोर्ट कर दिया और हसीना बच गई, कुछ नहीं कर पाए। ना कोई केयर टेकर गवर्नमेंट हो रही है, ना कुछ हो रहा है। दोबारा से जो है वो खालिदा जिया, वो दोबारा से इलेक्शन बॉयकॉट करेगी और हसीना जो है उसका राज कायम रहेगा। तो भाई जयशंकर जी, आपने बहुत सारी बातें जो पहले कही हैं, उनमें हमने जब अर्थ ढूँढे हैं तो बाद में वो जो अर्थ हैं वो सही साबित हुए। आज के युग में और आज की जो मोदी जी की कैबिनेट है, उसमें सबसे अधिक सारगर्भित बातें आप ही करते हैं और व्यर्थ बात नहीं करते हैं। जो भी बात आप करते हैं, वो उसमें कुछ न कुछ एक्शन होता है बाद में, कोई न कोई फ़ॉलो अप एक्शन नहीं होता है, वो ऐसे ही नहीं होती कि साहब की किसी तरह से कि साहब की धुएँ में उड़ा दी हुई कोई बात हो। तो सभी लोग अब तैयार रहें, किस चीज़ के लिए? सर्जिकल स्ट्राइक 3.0, क्योंकि यहाँ पर भी अब धीरे-धीरे मरने वालों की संख्या जो है, वो 40 पार हो चुकी है। 40 यानी जब लगभग 50 लोगों को इन्होंने सीआरपीएफ वाले जवानों को उड़ाया था सुसाइड बॉम्बिंग में, तो बालाकोट हुआ था। अब क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये कोई नहीं जानता और निश्चित रूप से जो भी होगा, वो अप्रत्याशित होगा। पाकिस्तान ऐसा कुछ होगा जिसको ना पाकिस्तान और ना अमेरिका सपने में भी सोच पाएगा। इसलिए आपको एक बार पुनः साधुवाद जयशंकर जी, जो आपने कहा है उसको सत्य साबित करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।